बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में एक इंतशार बरपा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी लापता हैं और हुकूमत इस वक्त समझ रही है कि उन्होंने पार्लियामान को महफूज कर लिया है 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए, और अब वो मईशत की बहाली के मिशन पर लग गए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, या पार्लिमानी बेंच जो बना है उसका क्या हो रहा है, या फिर जो सूबों में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनने हैं वो क्या हो रहा है, ये अहम तरीन आज इस हवाले से कुछ इश्यूज़ हैं जो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और फिर हम इस बात पर भी डिस्कस करेंगे कि इमरान खान ने पहले मामला एहतजाज के हवाले से छोड़ा था सवाबी जलसे पर, फिर सवाबी जलसे ने गेंद फेंकी इमरान खान की कोर्ट में, और अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो मार्च की कॉल खुद देंगे। और इस हवाले से इमरान खान ने मजीद क्या कहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे कि पीटीआई के अंदर एक ऐसी चीज हुई है कि जिस ये कि पीटीआई ने अपने ही आइन की धज्जियां बिखेर के रख दी हैं। जी नाज़रीन, पीटीआई ने अपने ही आइन की धज्जियां बिखेरते हुए अब एक सेक्रेटरी जनरल जो है वो उसकी नामजदगी की है या तैनाती की है, और उसके जो पीटीआई के लिए जो खतरनाक तरीन सूरत हाल क्रिएट हो सकती है वो क्या हो सकती है। इन तीनों इश्यूज पर हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। आपसे इल्तमास कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। और फिर मेहरबानी होगी आपकी कि आप कमेंट बॉक्स में हमें आप अपनी आरा से भी ज़रूर आगाह करें। रिसेंटली एक दोस्त ने मैसेज किया था, कमेंट किया था कि इलाकाई जो इश्यूज़ हैं उनको भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से यकीन दहानी कराता हूँ कि आइंदा के जो प्रोग्राम्स होंगे उनमें एक हम ऐसा इशू उठाएंगे जो किसी न किसी इलाके से या कहीं ना कहीं निचली सतह पर जो चीज़ें हो रही हैं लेकिन वो बहुत बड़ी हो रही हैं और उनको जिस तरह इग्नोर किया जाता है उस पर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान की रिहाई के हवाले से तहरीक शुरू करने पर पीटीआई तकसीम है। पीटीआई किसी एक किनारे के या एक रुख की तरफ नहीं जा रही, या यूं समझ लें कि पीटीआई कोई भी हतमी फैसला करने से कासिर है कि किस तरह का एहतजाज किया जाए, किस तरह का मतलब एक ऐसी तहरीक चलाई जाए कि जिससे एक ऐसा प्रेशर डेवलप हो कि इमरान खान रिहा हो जाए। एक उम्मीद कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, इमरान को बचाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप आ गए, अब क्या वो इमरान खान को बचाने के लिए इकदाम करेंगे, नहीं करेंगे। इंतहा ये है जो पीटीआई के वर्कर्स की कि सवाबी जलसे में अमरीकी परचम तक लहरा दिया गया डोनाल्ड ट्रंप के मुंतखब होने की खुशी में, और ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है पीटीआई के हवाले से। बहरहाल इमरान खान को एक उम्मीद थी कि क्योंकि उन्होंने अली अमीन गंडापुर को सवाबी जलसे के हवाले से बाकायदा डायरेक्टिव्स दी थी कि जलसा किस तरह होना है और किस तरह का एहतजाज वहां से अनाउंस करना है। लेकिन फिर जो होना था सवाबी जलसे में, जलसा हुआ, फिर टेंट हाउस हुआ, फिर जलसा हुआ, फिर 3 दिन तक ये चलना था, 4 दिन तक चलना था, फिर गैर मुय्यना मुद्दत तक चलना था, फिर उसी दिन खत्म कर दिया गया। तो ऐसी सूरत हाल में पीटीआई का कारकुन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो रहा है, बहुत ज्यादा बददिल हो रहा है, और उसके वो कंफ्यूज है कि आखिर वो करे तो करे क्या। क्योंकि पीटीआई, मैं कहता हूं, मुसलसल कह रहा हूं कि पीटीआई इमरान खान की हाईजैक हो चुकी है, और इस वक्त पीटीआई एक निहत्ती सी सूरत हाल में है। एक वो लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के कारिंदे के तौर पर पहचाने जाते हैं जिन्होंने पीटीआई पर कब्जा किया हुआ है। एक वो हैं जो इमरान खान के दिफा के लिए वकला की सूरत में आए पीटीआई में, और फिर उन्होंने पीटीआई को कंट्रोल कर लिया। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि तहरीक कहाँ से शुरू होगी, कैसे शुरू होगी। अगर तहरीक शुरू होती है केपीके से तो यकीनन जो सरकारी वसाइल हैं उनका बेदरेग इस्तेमाल होगा, और सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल केपीके हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा खतरे का सबब बन सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ एहतजाज होता है या सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से मार्च होता है और वो इस्लामाबाद की तरफ आता है तो सूरत हाल बहुत ही ऑकवर्ड हो सकती है अली अमीन गंडापुर के लिए। और ऐसी सूरत हाल में अपना केपी की हुकूमत के खात्मे के लिए हुकूमत के पास सिर्फ चंद मिनटों की जरूरत पड़ेगी। तो इमरान खान ने अब खुद ये बोझ अपने कांधों पर डाला है। उन्होंने कहा कि जी मैं चंद दिन में खुद मुकम्मल तैयारी के साथ मार्च की कॉल दूंगा, और इस बार हमारे लोग वापस घरों में नहीं जाएंगे। ओहदेदार, अराकीन असेंबली
नाजमीन, टिकट होल्डर्स, कारकुनान और सपोर्टर्स तैयारी शुरू करें। और हमारी ये जो जदोजहद होगी, ये होगी अदलिया की बहाली के लिए, और जो हमारे जो रहनुमा और कारकुनान जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई के लिए। तो इसके साथ ही जो एक बहुत बड़ा इशू पैदा हुआ है वो हुआ है सेक्रेटरी जनरल की तैनाती के हवाले से। आपने देखा होगा कि उमर अयूब की तरफ से सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दिए जाने के बाद सलमान अकरम राजा को अपने ही आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए इमरान खान ने सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया है। ये एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इसके हवाले से पीटीआई का आइन क्या कहता है, ये बहुत बड़ी बात है। अब उमर अयूब को डी नोटिफाई कर दिया गया है, ये कंफर्म इतलात हैं, जबकि सलमान अकरम राजा का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जबकि पार्टी जरा इसकी तरदीद कर रहे हैं कि न तो उमर अयूब का कोई नोटिफिकेशन हुआ है, डी नोटिफाई हुए हैं, और ना ही सलमान अकरम राजा के हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब अगर यहां देखें तो पार्टी आइन में किसी ऐसे शख्स को अब बतौर सेक्रेटरी जनरल नामजदगी की कोई शिक भी मौजूद नहीं है जो इससे, यानी ऐसा शख्स जो इससे कबल पैनल ऑफ सेक्रेटरी जनरल के तौर पर मुंतखब न हुआ हो, ऐसा शख्स कभी भी सेक्रेटरी जनरल नहीं बन सकता। ये खुद पीटीआई के अपने आइन में मौजूद है। अब मजीद जो है वो कहा गया है कि सेक्रेटरी जनरल का ओहदा खाली होने की सूरत में एडिशनल सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभाल सकता है। अब बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, सलमान अकरम राजा को बतौर सेक्रेटरी जनरल काम करना पार्टी का अंदरूनी इंतजामी मामला है, ये इनका अंदरूनी इंतजामी मामला है। अब हम थोड़ा सा कुछ और हकायक इसके हवाले से जब देखते हैं तो फिर ये पता चलता है कि ये एक संगीन गैर कानूनी और पीटीआई की आइन की खिलाफ वर्जी है। ये जो अमल हुआ है ये खिलाफ वर्जी है। पीटीआई के एक पीटीआई के रहनुमा का कहना है कि पार्टी का आखिरी मुरवजा आइन मई 2019 का था, इसमें जून 2022 में तरमीम की गई और 9 मई 2022 को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए गए। ताहम इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दुरुस्त मानने से इनकार करते हुए सर्टिफिकेट का इजरा रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि पीटीआई के आइन में पार्टी के आइन के मुताबिक तरमीम नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के दस्तावेजात और इलेक्शन के इनेकाद में कुछ दीगर तजादात की भी निशानदेही की थी। और आपको याद होगा कि मामला फिर गया था सुप्रीम कोर्ट में भी। आगे जी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 2009 के मुरवजा आइन के मुताबिक 20 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की हिदायत की थी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के तहत पीटीआई को 2019 के आइन के बुनियाद पर अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाना थे। दिसंबर 2023 में पीटीआई ने अपने पार्टी इंतखाबात 2019 को के आइन के मुताबिक कराए थे। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इंतखाबात को कबूल नहीं किया और 22 दिसंबर 2023 को सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार कर दिया। ये वो मरहला है जहां पीटीआई को न सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार किया था, बल्कि ये मरहला वो है कि जहां इनसे आपने देखा होगा कि इनका जो इंतखाबी निशान था वो तक छीन लिया गया। अब उसके अलावा यह है कि पंजाब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन के फैसलों को बरकरार रखा, जिसके नतीजे में पीटीआई के 2019 के आइन को हतमी शक्ल मिल गई। 2019 के आइन के तहत पीटीआई की तंजीम 2 सतहों पर मुश्तमिल है, जिसमें पार्टी सरबराह, चेयरमैन और मरकजी पार्टी तंजीम का सरबराह शामिल है। पार्टी चेयरमैन को तमाम अरकान वोट के जरिए 5 साल के लिए मुंतखब करेंगे। अगर चेयरमैन मुस्ताफी हो जाए तो उसे बजरिया नामजदगी मुकर्रर नहीं किया जा सकता। यह ओहदा सिर्फ मुंतखब होकर ही हासिल किया जा सकता है। चेयरमैन की मौत या इस्तीफा की सूरत में पार्टी का सेक्रेटरी जनरल 30 रोज तक काम करते रहेंगे और चेयरमैन का इंतखाब 30 रोज में कराया जाएगा। पार्टी आइन के मुताबिक वाइस चेयरमैन, सदर और 4 मरकजी नायब सदूर की नामजदगी चेयरमैन करेगा। ये वाहिद ओहदेदार हैं जिन्हें चेयरमैन बजरिया नामजदगी पर करेगा। बाकी तमाम ओहदे बजरिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन पुर किए जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, डिप्टी सेक्रेटरी खुफिया रायशुमारी के पैनल की बुनियाद और जनरल और ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल ओहदों पर इंतखाब के जरिए 3 साल के लिए होगा। अगर सेक्रेटरी जनरल किसी भी वजह से अपने फर्ज की अंजाम देने से कासिर हो तो सेक्रेटरी जनरल के ओहदे का मुकम्मल कंट्रोल एडिशनल सेक्रेटरी संभालेगा। पीटीआई के आइन में सेक्रेटरी की कोई शिक नहीं, जिसका मतलब ये हो कि सलमान अकरम राजा की नामजदगी
जनरल अपना नामजदगी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर उसकी कोई हैसियत हो। यानी इस वक्त जो सलमान अकरम राजा को जो हैसियत हासिल है जनरल सेक्रेटरी के, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। पीटीआई को समझ जाना चाहिए था और बहुत पहले से समझ जाना चाहिए था कि आखिर चल क्या रहा है। अगर वो समझदारी का मुजाहरा करते तो यकीनन जो फरवरी के इंतखाबात में पीटीआई के पास इनका जो इंतखाबी निशान था वो यकीनन होता और आज पीटीआई पार्लियामान में अपनी शनाख्त के साथ होती, न कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उससे होती। इसके बावजूद कि अदलिया ने इनकी भरपूर सहूलतकारी की, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई की जो दाखिली सियासत में इंतशार था उसने पीटीआई को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से आज तक पीटीआई अपने इंतखाबी निशान से महरूम है। तो नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। मैंने जिस तरह इब्तिदाई में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में एक इंतशार की सी सूरत हाल है, अफरा तफरी फैली हुई है, जजेस मुंतशिर है और उलझन का शिकार है, और जो रफ्तार थी केसेस के चलने की वो मुतासिर हुई है, वो उस रफ्तार से केसेस नहीं चल रहे। और जो 26वीं आईनी तरमीम के रूह रवां थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो लापता हैं और एक सन्नाटा सा छाया हुआ है। वजारत कानून और इंसाफ खामोश है, आजम नजीर तारड़ साहब कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे और हुकूमत ये समझ रही है कि उन्होंने अब पार्लियामान को महफूज कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट से महफूज कर लिए, अब जरा मईशत की बहाली पर काम किया जाए। लेकिन वो ये नहीं समझते कि इन्होंने ये सब कुछ करके सुप्रीम कोर्ट के मामलात पर किस तरह बुरी तरह असर अंदाज हुए। ये फैक्ट है। मैं पार्लियामान के अख्तियारात का मुखालिफ नहीं हूं, मैं आइन की बालादस्ती का कत्तन मुखालिफ नहीं हूं, मैं खुद आइन पसंद शख्स हूं और मैं कत्तन आइन का मुखालिफ तस्वुर नहीं किया जाता और ना ही मैं ऐसी कोई गिरी हुई सोच रखता हूं। बहुत माजरत के साथ ही बटन खुला रह गया था, तो जिसको बंद करना इखलाकियात के दायरे में आता है। वो मुझे याद है कि एक बार एक हाई कोर्ट में केस था, तो उसमें मैं खुद पेश हुआ था, तो उसमें जस्टिस नजर अकबर साहब की अदालत में मेरा केस लगा हुआ था, तो इसी तरह बटन मेरा गलती से खुला हुआ रह गया था, तो जस्टिस नजर अकबर ने अच्छी खासी डांट पिलाई थी। तो उस दिन से मैं ख्याल करता हूं कि बटन कभी खुला हुआ नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल हम आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। तो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल है, मैंने कहा कि हम आइन पसंद लोग हैं, हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम पार्लियामान की मजबूती के ख्वाहां लोग हैं, हम आइन की बालादस्ती देखना चाहते हैं, हम पार्लियामान की बालादस्ती देखना चाहते हैं। हम जानते हैं कि जो कुछ हुआ है माजी में वो बहुत बुरे तजुर्बात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया वो बहुत बुरे तजुर्बात हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर माजी बुरा हो तो मुस्तकबिल को भी बुरा बना दे। तो बहरहाल गुज़िश्ता रोज इजलास हुआ, जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंच के सरबराह हैं, वो उन्होंने एक इंतजामी उनको ब्रीफिंग दी गई कि केसेस क्या हैं क्या नहीं है, और उस इजलास यानी जमाल खान मंदोखेर और मोहम्मद अली मजहर साहब इजलास में नहीं थे। ये 3 जजेस की कमेटी है जो आईनी जो केसेस हैं उनको उनके हवाले से ये फैसला करेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये इसमें चीफ जस्टिस का कहीं पर कोई तज़किरा नहीं है कि चीफ जस्टिस क्या करेंगे। क्या चीफ जस्टिस आईनी बेंच को, यानी मैंने कहा था ना कि ये कोई सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, ये सुप्रा सुप्रीम कोर्ट बेंच है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इस चीज को इस तरह क्यों मतलब चीफ जस्टिस को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। आगे चलते हैं जी। आईनी बेंच के अलग, अब यहां पर एक ये सवाल पैदा होता है कि आईनी बेंच के अलग कवायद और ज़वाबित होंगे या सुप्रीम कोर्ट के कोड ऑफ कंडक्ट पर यह चलेगा। इस पर कौन से कवायद और ज़वाबित या कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट होगा? वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट का कोड ऑफ कंडक्ट है या कोई अलग से कोई ज़ाब्ता इखलाक, कोई कोड ऑफ कंडक्ट, कोई रूल्स ऑफ प्रोसीजर बनाया जाएगा? क्या होगा ये अभी तक कोई नहीं जानता। ये हवा में तीर था जैसे छोड़ दिया बस। 12 दिन गुजर चुके हैं लेकिन बेंच के जजेस आपस में बैठ नहीं सके। अगर एक जज नहीं है तो 6 जजेस तो मौजूद है ना, बेंच का सरबराह भी मौजूद है। चीफ जस्टिस से कहकर कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठ सकते हैं या किसी भी जज के चेंबर में बैठ सकते हैं। 6 जजेस का बैठना और 7वें को जो है वो ऑनलाइन ले लेना, जो है मतलब जूम पे ले लेना, आज के दौर में कोई बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन आज तक ये जजेस आपस में नहीं बैठे, ना इन्होंने कोई तबादला ख्याल किया है, ना इन्होंने कोई तरीक़ेकार पर डिस्कस किया है कि क्या होने जा रहा है। बस एक खामोशी है छाई हुई है और बस
کیس ہیں کہ ان کا. اب یہاں پر یہ جو چیز ہے دیکھنے کی ہے کہ 12 دن گزر چکے، ایک تو ایک خاموشی ہے، اور یہ نہیں سوچا جا رہا کہ یہ جو بینچ ہے یہ صرف 2 ماہ کے لیے ہے، اور اس 2 ماہ تک اس کی میعاد جو ہے، جو مدت ہے وہ 2 ماہ کے لیے ہے، اور ابھی تک ایک کیس بھی فکس نہیں ہوا، نہ ہی 26ویں ترمیم کے خلاف داخل درخواستوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھنڈ لگی ہوئی ہے نا جیسے بالکل. اور چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اجلاسوں پہ اجلاس کیے جا رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ میں کیا ہوگا اس کے حوالے سے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا. ریگولر بینچز جو ہیں، گزشتہ روز آپ نے سنا کہ جسٹس منصور علی شاہ کو موقع مل گیا بولنے کا، اور انہوں نے جو بولا وہ بولا نہیں تھا، وہ جسٹس منصور علی شاہ کا پیغام تھا کہ ہم یہ کیس سنیں گے تو ہمیں کون روکے گا، ہم اس کا فیصلہ کریں گے تو ہمیں کون روکنے والا ہے. صحیح ہے نا. اور پھر یہ کہ کہاں جاؤ گے، کتنے کیسز کے فیصلے کرو گے، ان فیصلوں کی نظر ثانی تو ریگولر بینچ میں آئے گی نا، ہمارے پاس آئے گی نا. تو ظاہر ہے کہ جب آپ اس طرح کے کام کریں گے تو پھر اس طرح کے سوال اٹھیں گے. اب یہ بھی ہم نہیں جانتے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے یہ 2 ماہ کے لیے ہے، 2 ماہ کے بعد کوئی نیا بینچ آئے گا، کوئی نیا سربراہ مقرر ہوگا، یا 2 ماہ کے بعد اسی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں توسیع کر دی جائے گی، یہ بھی ہم نہیں جانتے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ میں جو کام ہے وہ ٹھپ ہے. ہر دوسرے کیس کے حوالے سے بینچ الجھن کا شکار ہے. ججز پریشان ہیں کہ ہم آخر کریں تو کریں کیا، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں. ہر دوسرا کیس آئینی کورٹ کا کیس بنتا ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ کا کیس بنتا ہے، تو کہتے ہیں جس کو وہاں بھیج دیں، ہم ریگولر والے پھر کیا کریں. تو پھر ظاہر یہ سامنے الفاظ آئیں گے کہ اگر وہ آئینی بینچ ہے تو ہم کیا غیر آئینی ہیں، یہ سوال تو پھر اٹھے گا. اور حکومت اس حوالے سے جس طریقے سے خاموش ہے، جس طریقے سے ان معاملات کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے، جس طرح کی خاموشی چھائی ہوئی ہے، وہ بہت معنی خیز ہے. یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ہائی کورٹس میں کانسٹیٹیوشنل بینچز کی تشکیل کے حوالے سے کام کیا جا رہا ہے، فہرستیں مرتب کی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مختلف سطحوں پر کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اس وقت وہ کوششیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو اس لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں، یا سمجھنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ ایک بہت بڑی بحرانی صورتحال ہے. پاکستان ایک بحران سے دوچار ہے، اور اس بحران سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس اس وقت فی الحال سوائے اس کے کہ ویٹ اینڈ واچ اور کوئی راستہ نہیں. صرف ویٹ اینڈ واچ پہ ہی آپ کو چلنا پڑے گا. صبر کریں اور دیکھیں، دیکھیں تیل کی دھار دیکھیں، ججز کا آنا جانا دیکھیں، بینچوں میں بیٹھنا دیکھیں، چیمبرز میں بیٹھنا دیکھیں، سرکاری خرچ میں چائے ناشتے کرتے دیکھتے رہیں، سرکاری پیٹرول، سرکاری اخراجات، سرکاری مراد، ان کو کیا ہے جی، وہ تو شہنشاہ ہیں. ابھی تو ان کی تنخواہیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ کیا کہنے بھائی، اتنی سیاسی رشوت لے چکے ہیں اس خاموشی کے بدلے میں کہ عوام کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے. اس وقت اس ملک کے عوام انصاف سے محروم ہیں. اس وقت ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. اب وہ پس رہے ہیں اس جوڈیشل سسٹم میں، اور جوڈیشل سسٹم ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.